आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाली एक स्क्रैपी आम कार्यकर्ता से लेकर एक शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता जिन्होंने पिछले कई दशकों में भारत की राजनीति में एक अलग ही छाप छोड़ी है। बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार या गॉडफादर के उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और समझते हैं उस शख्सियत को जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, साल 1992 मैं इस इमारत में दोबारा सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनकर ही कदम रखूंगी। ये शब्द थे ममता बनर्जी के, और ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये संकल्प उन्होंने तब लिया जब उन्हें एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राइटर्स बिल्डिंग, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार का मुख्यालय था, वहां हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बात एक दिन इतिहास बन जाएगी। ये बिल्कुल वही पॉइंट था जिसने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला हिस्सा, द स्ट्रीट फाइटिंग एक्टिविस्ट। शुरुआत करते हैं। उनका शुरुआती सफर सच में काफी दिलचस्प रहा है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने छात्र परिषद स्टूडेंट यूनियंस की स्थापना की। फिर 1975 की वो घटना जब उन्होंने विरोध जताने के लिए नेता जयप्रकाश नारायण की कार के ऊपर डांस किया था, इसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। 1984 आते आते उन्होंने अनुभवी कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराकर भारत के सबसे युवा एमपीज में अपनी जगह बना ली। लेकिन सबसे दर्दनाक मोड़ 1993 में आया, जब उन्होंने लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ राइटर्स बिल्डिंग तक एक मार्च लीड किया। वहां पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई। ये घटना उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, फाउंडिंग द तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 2 दशक तक चलने के बाद चीजें काफी बदलने लगी थीं। ये कंपैरिजन देखिए, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि उनकी जर्नी कैसी रही। एक तरफ 70s से 90s के दौर की ममता बनर्जी, जो कांग्रेस की एक जमीनी यूथ लीडर और स्ट्रीट प्रोटेस्टर थीं, और दूसरी तरफ 1998 का साल, जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक आक्रामक रास्ते की जरूरत है। उन्होंने मुकुल रॉय के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी बना ली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अपनी पार्टी बनाते ही उन्होंने खुद को लेफ्ट फ्रंट के सामने सबसे मुख्य विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर लिया। एक सेना के सिपाही से सेनापति बनने का यह ट्रांजिशन वाकई चर्चा का विषय है। तीसरा हिस्सा, गेनिंग ग्राउंड इन न्यू दिल्ली। लेकिन यह कहानी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं थी। जमीनी पॉलिटिक्स को उन्होंने अब देश की राजधानी तक पहुंचा दिया था। नेशनल लेवल पर उनका इम्पैक्ट बहुत सॉलिड रहा। वो भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर बनी, और एक नहीं 2 बार उन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस जैसी नॉन स्टॉप ट्रेन्स शुरू की और महिलाओं के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन्स चलाईं। इसके अलावा उन्होंने वेस्ट बंगाल की रेलवे लाइंस और टूरिज्म पर काफी खास फोकस रखा। वो 2004 में कोल और माइंस मिनिस्टर भी रहीं। हालांकि बंगाल पर ज्यादा फोकस करने और कर्ज बढ़ाने के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन सच कहूं तो इसने उनके कोर सपोर्टर्स के बीच उनकी लोकप्रियता को और भी मजबूत कर दिया। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, सिंगूर एंड नंदीग्राम प्रोटेस्ट्स। ये वो दौर था जिसने राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी और ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन को एक नए लेवल पर ले गया। इस प्योर मूवमेंट को हम 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला, 2006 में सिंगूर में टाटा मोटर्स की फैक्ट्री के लिए हो रहे किसानों के लैंड एक्विजिशन का उन्होंने खुलकर विरोध किया। दूसरा, उनका वो ऐतिहासिक 26 दिन लंबा हंगर स्ट्राइक जिसने पूरे देश और राष्ट्रपति तक का ध्यान खींचा। और तीसरा, 2007 का नंदीग्राम हादसा, जब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ विरोध कर रहे गांव वालों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए। इन्हीं लगातार घटनाओं ने ग्रामीण वोटर्स को बड़े पैमाने पर उनके साथ ला खड़ा किया। तो यहां सबसे अहम बात क्या है? इन्हीं आक्रामक मूवमेंट्स ने उन्हें सिर्फ एक नेता से एक लोकप्रिय प्रतीक दीदी में बदल दिया। दीदी यानी बड़ी बहन। उनका वो सिंपल सा पहनावा, सूती साड़ी, हवाई चप्पल पहनना और एक अत्यंत साधारण जीवन शैली, इस दीदी पर्सोना ने ग्रामीण वोटर्स, किसानों और मजदूरों को पूरी तरह यूनिफाई कर दिया। वो उन सभी की आवाज बन गई थी जो एस्टैब्लिशमेंट से बदलाव चाहते थे। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, बिकमिंग बंगाल्स चीफ मिनिस्टर। दशकों तक ओपोजिशन में लगातार संघर्ष करने के बाद अंत में वो पल आ ही गया। ये नंबर देख रहे हैं, 34। ये नंबर अपने आप में एक इतिहास है।
2011 के चुनाव में दीदी के गठबंधन ने लगातार 34 साल से चली आ रही कम्युनिस्ट पार्टी वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार को हरा दिया। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में इतने लंबे समय तक चलने वाली सरकार को हटाना सच में एक ऐतिहासिक जीत थी। और इसी के साथ ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन गई। उनका 1992 का वो चीफ मिनिस्टर बनकर लौटने वाला संकल्प आखिरकार सच में तब्दील हो गया। चलो मूव टू दिस नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि सीएम बनने के बाद उनका पहला बड़ा कदम क्या था। उन्होंने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। सिंगुर के उन किसानों को 400 एकड़ जमीन वापस लौटाई जिनसे बिना उनकी मर्जी के जमीन ली गई थी। इसने साफ दिखा दिया कि जिस मुद्दे ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया वो उसके प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पुराने लैंड एक्विजिशन को गैर कानूनी ठहराया था। आखिरी सेक्शन पर आते हैं 6 रिफॉर्म्स, चैलेंजेस एंड लेगेसी। एक लंबा कार्यकाल जहां उन्हें मैसिव सोशल रिफॉर्म्स और उतने ही बड़े कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। अब इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो सच में फैसिनेटिंग बात है वो है इनका स्केल। कन्याश्री प्रकल्पा को ही ले लीजिए। लड़कियों की पढ़ाई वाली स्कीम को यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर की टॉप स्कीम्स में रैंक किया। फिर लक्ष्मी भंडार, जिससे महिलाओं को डायरेक्ट आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रमाश्री स्कीम। इन सभी नीतियों ने वाकई जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को छुआ। हालांकि हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी क्योंकि ये सफर बड़े विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके कार्यकाल में शारदा और रोज वैली जैसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स सामने आए। पार्क स्ट्रीट और कामदुनी इंसिडेंट पर उनके हैंडलिंग की कड़ी आलोचना हुई। और हाल ही के सालों की बात करें तो 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस, 2024 का संदेश खाली मामला और आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्ट और उसके कवर अप के आरोपों ने सरकार पर भारी दबाव बनाया। साथ ही आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी। हम इन तथ्यों को बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये सामने आए हैं, लेकिन ये सभी मुद्दे उनके शासन पर काफी सख्त सवाल जरूर खड़े करते हैं। और फिर इन सभी तगड़ी चुनौतियों के बीच आता है 2026 का चुनाव। तृणमूल कांग्रेस को इस चुनाव में बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट भी हार गईं। नतीजे आने के बाद उन्होंने इन चुनाव को रिग्ड बताया और अपनी हार मानने से इनकार करते हुए इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन विधानसभा का टर्म खत्म होने पर गवर्नर ने फॉर्मली वेस्ट बंगाल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, जिसके साथ ही उनका ये लंबा मुख्यमंत्री सफर अंततः रुक गया। तो ये कहानी हमारी चर्चा को एक ऐसे आखिरी मोड़ पर ले आती है जहां सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसी नेता जिसका पूरा वजूद ही लगातार विरोध और संघर्ष पर टिका था, जब वो खुद 15 साल तक एस्टैब्लिशमेंट बनकर राज करती है तो उस ट्रांजिशन का आखिर क्या मतलब होता है। उनके शासन की शुरुआत किसानों को जमीन वापस दिलाने से होती है, लेकिन एंड हिंसा और घोटाले के आरोपों के शोर में होता है। आप इस यात्रा को किसी भी नजरिए से देखें, पर एक बात तो पक्की है, सड़कों पर लड़ने वाली एक आम लड़की से लेकर बंगाल की सबसे कद्दावर नेता बनने की उनकी ये लेगेसी बेहद डीप और कॉम्प्लेक्स है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचिए इन सवालों पर और हम मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में।